दोस्तों कहते हैं कि अगर धन संचय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी संचय कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश में हिसाब तो देना होगा और अगर हिसाब नहीं दोगे, तो हिसाब ले लिया जाएगा और जब हिसाब ले लिया जाएगा, फिर तो बात ज़रूर होगी। अगर आप अपने कुकर्मों को धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, फिर भी बात तो ज़रूर होगी और पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखों राज्यों के बीच में क्या फ़र्क होता है, इसको समझना है तो अंधभक्ति के तराजू में तोल के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा और फिर आप खुद कहोगे, बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गिलोस्टर भाई तिरुवनंतपुरम से या त्रिवेंद्रम से जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिलोस्टर भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद आप आए हैं हमारे चैनल पर। बट चलिए, आपके राज्य में खबरों का हमेशा भंडार रहता है। अब तो दक्षिण भारत पूरा इस वक्त यूं लग रहा है कि आरएसएस बनाम दक्षिण या आरएसएस बनाम दक्षिण कांग्रेस, ये जो जंग छिड़ी है, इसके पीछे की वजह क्या आपको लग रहा है? जो सामने दिख रही है वही है या पीछे कहानी कुछ और है? चाहे वो प्रियंक खड़गे हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का एक्शन हो या कर्नाटक में भी जिस तरह से संघ और बजरंग दल को लेकर एक्शन किया गया है, इन सब के पीछे की कहानी आपको क्या लग रही है? धन्यवाद प्रदीप जी मुझे बुलाने के लिए। आपने ठीक कहा कि दक्षिण भारत में एक जो वैचारिक लड़ाई है, वैसे तो वो पहले से ही चली आ रही है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो वैचारिक संघर्ष है, वो जो हर दिन की राजनीति से थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठकर वैचारिक संघर्ष पर भी जो है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ काफ़ी महत्व देती हैं। और आरएसएस एक बहुत मजबूत संगठन है इवन दक्षिण भारत में। हालाँकि लोग बाहर से ये सोचते होंगे कि केरल में आरएसएस इतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केरल में आरएसएस जो है बहुत मजबूत संगठन है और करीब 7,000 शाखाएँ यहाँ पर हर रोज़ लगती हैं, जो कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो डेंसिटी है शाखाओं की, उसमें उत्तर प्रदेश से भी आगे है केरला। लेकिन क्योंकि जो संघ की जो प्रेजेंस है या उसकी जो एक इन्फ्लुएंस है, उसका इलेक्टोरल टर्म्स में उनको उस तरीके से कोई बेनिफिट केरला के अंदर नहीं मिला है। और उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर एक जो ट्रेडिशनल सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ जो इंडिपेंडेंस से पहले से शुरू हुई हैं और जिसमें कई जो सोशल जस्टिस मूवमेंट जिन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काफ़ी बड़े-बड़े मोर्चे यहाँ पे हुए हैं और हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसी कई प्रबल जातियाँ हैं जो ओबीसी या दलित समाज से जो जातियाँ आती हैं, जिनके बड़े-बड़े योद्धा यहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, जिसके चलते एक वर्चस्व किसी भी तरीके से कोई जैसे यहाँ कहा जाता है कि मनुवादी वर्चस्व जो है यहाँ पर उस तरीके से नहीं बना जैसे कि भारत के विभिन्न जगह में जिस तरीके से उनका एक कंट्रोल रहा है। तो केरला में ये एक उसका एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है कि केरला में जो है सामाजिक न्याय के ऊपर काफ़ी काम हुआ है बहुत पहले से, दशकों पहले से और उसी आधार पे जो है यहाँ पे सभी समुदाय मिल-जुल के रहते हैं और उसी का कारण है कि कोई भी रूढ़िवादी संगठन हालाँकि उसकी जितनी भी मजबूत संगठनात्मक स्थिति हो प्रदेश के अंदर, लेकिन एक जो जन समर्थन है, उस तरीके का जन समर्थन किसी भी रूढ़िवादी किसी भी ताकत को नहीं मिलता है, चाहे वो हिंदुओं के बीच में हो, मुसलमान के बीच में हो या ईसाई के बीच में हो। आप देख सकते हैं कि इवन मुस्लिम समुदाय के अंदर भी मुस्लिम लीग जैसा एक नरम दल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो मॉडरेट है और साथ ही बड़े-बड़े जो संगठन जो बहुत ही क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट संगठन है, उनको उस तरीके का समर्थन केरला में नहीं मिला। तो ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए बता रहा था जी। कि आरएसएस काफ़ी मजबूत होने के बावजूद भी यहाँ पे जो उनको एक जन समर्थन हालाँकि नहीं मिला है, लेकिन कोशिश उनकी जो है हमेशा जारी रही है और अभी भी बड़े ज़ोरों-शोरों से जारी है। लेकिन इसमें गिलोस्टर भाई एक चीज़ बताइए फिर कि जब ऐसा प्रियंक खड़गे जब कर्नाटक के गृह मंत्री
आरएसएस से रजिस्टर होने के लिए कहते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कुछ, तो उसके जवाब में अ, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जो जवाब देते हैं कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और जवाब देने के लिए चुनते हैं केरल को। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सवाल पूछता है, केरल में वो जवाब देते हैं और केरल के मुख्यमंत्री उन वाइस चांसलर से जो है वो माफीनामा माँगते हैं जो आरएसएस के फंक्शन अटेंड करते हैं। आप कर्नाटक में ही फिर जाओ, कर्नाटक में जो है आपको बजरंग दल पर भी बैन दिखता है लगा हुआ। फिर तमिलनाडु में आरएसएस को लेकर जो है आरएसएस की कार्यस्तानी को लेकर हमेशा वहाँ भी वो रहा है, शक की नज़र से उसको देखा जाता है। तो ये जो दक्षिण भारत में इस वक़्त आरएसएस के पीछे पड़े हैं, ख़ास करके कांग्रेस रूल्ड स्टेट जो पड़ गई है, तेलंगाना में भी आरएसएस के से सवाल पूछे जाते हैं। ये इसलिए है कि आरएसएस के कहीं दक्षिण भारत में पैर ना जम जाएँ, कहीं आरएसएस कामयाब ना हो जाए, उसे अभी से रोक देने की कोशिश भर है? या आपको लगता है कि जेन्युइनली दक्षिण भारत चाहता है कि जब अगर इतना कुछ छोटा-सा जो प्रियंक खड़गे ने कहा कि छोटा-सा वेंडर को भी अगर रजिस्टर होना पड़ता है, तो व्हाई नॉट आरएसएस जैसी जिसके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति हो गई है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आरएसएस के प्रमुख ने ये जवाब जो त्रिशूर में दिया केरला में, हालांकि वो 2 दिन यहीं पे थे केरला के अंदर। पहले तिरुवनंतपुरम में जो आपने वाइस चांसलर जिस मीटिंग में जिन्होंने भाग लिया, वो मीटिंग यहीं हुई थी तिरुवनंतपुरम में। और उसके बाद जो है त्रिशूर में एक मीटिंग थी और त्रिशूर में सवाल पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने जो है, और ये जवाब जो उन्होंने दिया इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए जनता काफी जागरूक है। जनता पूछ रही है कि भाई क्यों आप रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और क्यों आप जो है भारतीय जो भी न्याय संविधान है उसके तहत आपको क्यों नहीं लाया जा सकता है। तो आप जैसे पूछ रहे थे कि क्यों केरल में, तेलंगाना में या कर्नाटका में इस तरीके से जो है आइडियोलॉजिकल फाइट कांग्रेस कर रही है, उसका मेन कारण यह है कि पिछले कई सालों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चला के रखी है। और उत्तरी भारत में तो आपको पता है कि उनका काफी पैनापन है उनके अटैक में, और उसका फायदा भी उनको उत्तर भारत में हुआ है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा कमजोर वो करने में कामयाब हुए हैं उत्तर भारत में। और केरला के अंदर या कर्नाटका के अंदर क्योंकि कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पे भी इनकी लगातार कोशिश रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो राहुल गांधी जो है लगातार आरएसएस के ऊपर हमलावर हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से उनका सीधा हमला जो है बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के ऊपर रहता है, और इसी कारण से कि उनका कहना है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलती है और जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं वो सब उनके कहने पे होते हैं। तो इसलिए जो है अब फोकस कांग्रेस ने भी आरएसएस के ऊपर ज्यादा कर लिया है। हालांकि यहाँ पे वाम मोर्चा भी आरएसएस के ऊपर लगातार हमलावर रहा है केरला के अंदर, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से हमलावर नहीं थी। एक तो ये था कि वो विपक्ष में थी, अब सरकार में आई है तो अब उन्होंने जो है अपना दृष्टिकोण जो है बदला है और बहुत ज्यादा तीखे रूप से जो है आरएसएस के ऊपर हमला कर रही है। और आरएसएस जो है धीरे धीरे अपना एक इन्फ्लुएंस दक्षिण भारत में संगठनात्मक रूप से तो उन्होंने किया है, लेकिन उसको वो जो है इलेक्ट्रल टर्म्स में भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि इनके कई संगठन है आरएसएस के, एक संगठन के तहत ये काम नहीं करते हैं। इनके हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों के बीच में हो, चाहे वो विद्यालयों में हो, चाहे वो आदिवासियों के बीच में हो या दलित समुदाय के बीच में हो, या फिर बाकी जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब जगह इनके संगठन जो है काफी एक्टिव रहे हैं। तो अब जो है केरला के अंदर क्योंकि लगातार जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, अभी हाल में, अभी पिछले कल ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा बना। वो मुद्दा ये बना कि यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, जो कि अपने आप को भी एक संघ के काफी प्रमुख और वैचारिक नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने खुद से जो है एक मीटिंग सारे डिपार्टमेंट्स की बुलवाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में कोई वो बातचीत करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने सरकार को ये जानकारी नहीं दी थी और उनके बिना बताए उन्होंने ये मीटिंग की। तो उसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो है कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा हो गया। और कल मुख्यमंत्री ने सीधे गवर्नर से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई चीजें जो है लगातार होती आई हैं, और कांग्रेस को अब ये समझ आ गई है कि जब तक वो आरएसएस के ऊपर हमलावर नहीं होगी और जब तक वो एक ऑफेंसिव तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेगी, खासतौर पर आइडियोलॉजिकली, वैचारिक रूप से, तब तक जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इनसे मुकाबला करना। और इसी के चलते उन्होंने जो है
ये सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज को सामने रखते हुए। और दूसरा, हमेशा कांग्रेस इसको जोड़ती है, जिस तरीके से गांधी की हत्या की गई थी और जिस तरीके से जो हिंसात्मक जो एक विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है, कांग्रेस उसको जोड़ती है आरएसएस के साथ। वो सारी बातें जो है जनता के बीच में ले जाने की अब कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका खारगे ने तो ऐसी बात कह दी जिसके चलते पूरे देश में ही जो है एक चर्चा बन चुकी है, बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। और अभी तक, आज की डेट तक जो है आरएसएस ने कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया है इसके बारे में। हालांकि वो बड़ा कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म की क्या कोई रजिस्ट्रेशन हुई है या किसी और की कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन ऐसे बोलने से तो काम चलेगा नहीं, जनता के सामने रखना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, इतने लोग हैं, इतनी उनकी एक्टिविटीज हैं, तो वो किसके तहत, किस रजिस्ट्रेशन के तहत वो काम कर रहे हैं। तो सबकी नजरें अब आरएसएस के ऊपर है कि वो क्या जवाब देगी। किलोस्टर भाई, मैं एक अब अगला सवाल मेरा यही है, बल्कि इनफैक्ट दो सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। पहला तो ये है कि आपको क्या लग रहा है कि आरएसएस क्यों रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहा, या प्रियंक खड़गे का सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों, जबकि प्रियंक खड़गे कह रहा है कि मेरे मुंह पे आके कागज मार दो अगर आपके पास है, वो क्यों नहीं दे पा रहा? और दूसरी बात ये है कि क्या ये जो अभी शुरुआत हुई है आरएसएस के खिलाफ एक स्टेट से आवाज उठने की, ये आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, मुद्दा ये बन सकता है अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर जो वामपंथी पार्टियां जो भी इस मामले में कांग्रेस के रवैये के साथ खड़ी है, तब ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्यों आरएसएस नहीं अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, राष्ट्र का ये मानना है हमेशा कि वो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक कल्चरल नेशनलिज्म में बिलीव करने वाला संगठन है। और वो उनका जो मेन वो है, वो जो चंदा वगैरह भी आता है वो गुरु दक्षिणा के रूप में आता है, इसलिए। और ना कोई सरकार के तरफ से कोई वो जो है अनुदान नहीं लेते हैं, या कोई पैसा वो नहीं लेते हैं किसी भी जो सरकारी संगठन है। तो इसलिए जो है वो अपने आप को, उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है। जैसा कि प्रियंक खड़गे ने खुद कहा कि क्या एक जो छोटा सा जो हॉकर है या जो वेंडर है, छोटी सी रेडी फड़ी लगाता है जो बाजार में, उसको भी अपनी पंजीकृत करना पड़ता है अपने इस रेडी फड़ी को। तो क्या इतने बड़े संगठन को क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जवाब उनको जो है लीगली देना पड़ेगा। अब सब उसी का ही इंतजार करें कि वो लीगली क्या जवाब देते हैं। तो इस मामले में ये चर्चा तो अभी जारी रहेगी। एक किलोस्टर भाई, एक चीज और बताइए कि जो वीडी सतीशन, जो केरल के मुख्यमंत्री, जिस तरह से उन्होंने वीसीज को माफी मांगने के लिए कहा, क्या वो एक कदम है कि जो जो राहुल गांधी कहते हैं हर जगह कि भाई इस देश के शिक्षण संस्थानों पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो केरल सरकार उस कब्जे से बाहर निकलने या उस कब्जे को छुड़ाने की कोशिश की शुरुआत है ये? देखिए, ये अभी वीडी सतीश ने तो ये कहा है, लेकिन इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी वाम मोर्चा की, उसका भी जो है आरएसएस के ऊपर इसी तरीके से हमला रहा है, क्योंकि वो भी वीसी को जो अपॉइंटमेंट थी, आरएसएस के जो सिंपथाइजर लोग जिनको वीसी बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने भी एक मोर्चा खोल रखा था। तो और वीडी सतीशन ने भी अब इसको जो है बड़े ताकतवर रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का भी एक जो है प्रेशर बना रहेगा केरला की सरकार के ऊपर, क्योंकि इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है बार ऊपर कर दिया है इस मामले में कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वही एक स्टैंड जो है कांग्रेस भी ले रही है। साथ में राहुल गांधी, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा उन्होंने आरएसएस के बारे में बात रखी है, उन्होंने हमेशा पूरे अपने जितने भी वक्तव्य देते हैं या कोई भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं, उनका हमेशा ये जो हमला रहता है आरएसएस के ऊपर। तो उसके चलते भी कांग्रेस को जो है इस स्टैंड से नीचे आना उनके लिए भी मुश्किल है। तो यहाँ की सरकार अब काफी पैनी नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया है आरएसएस की गतिविधियों के ऊपर, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार को भी लग रहा है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी। अच्छा गिलक्रिस्ट भाई, एक चीज बताइए, आपको भी 3 दशक से ज्यादा पत्रकारिता में हो गया है, आपने कई जगहों पर पत्रकारिता की है। क्या वजह लगता है आपको कि जो वेल लिटरेट स्टेट्स हैं, केरल हो गया या दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, इवन मैं अपना राज्य जहां पर हूँ, जहां आप पैदा हुए और जहां मैं भी हूँ, हिमाचल, इसको भी गिनता हूँ, जो लिटरेट स्टेट्स हैं वहां
आरएसएस उतनी कामयाब नहीं हो पाती जितनी उन स्टेट में कामयाब हो जाती है जहां लिटरेसी रेट कम है। क्या ये एक वजह संघ की इस कामयाबी या नाकामी की ये है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को जरा इनकी आइडियोलॉजी में कुछ छेद नजर आता है, और जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं वो एकदम से अंधभक्त जिसको कहते हैं वो जल्दी से बन जाते हैं, या कुछ और कारण आपको लगता है कि दक्षिण भारत में आरएसएस उतना फुटप्रिंट अपना नहीं बना पाया जितना सेंट्रल खास करके हिंदी बेल्ट में बना पाया? जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो जो साक्षरता है वो बहुत बड़ी बात होती है। जो पढ़ी लिखी जो जनता है, वो हर चीज़ के ऊपर जो है अपना विचार-विमर्श करके ही कोई फैसला लेती है कि अंधभक्ति की तरह से जो है किसी भी चीज़ को वो ग्रहण नहीं करती है। वो एक मुख्य कारण रहा है। और हे केरला के अंदर तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एक सामाजिक न्याय का आंदोलन यहाँ पे चला है, और जो यहाँ पे हिंदू बहुल जो जनसंख्या है, उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ इतना अपने आप को तालमेल नहीं बिठा पाती है। और हालांकि कुछ सेक्शन हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है उस तरीके का समर्थन नहीं मिल पाता है। और उसका एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट, एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस वो बहुत ज्यादा है। राजनीतिक अवेयरनेस जो है बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए लोग पढ़ते भी बहुत हैं, लोग इनकी हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री को जो है वो एनालाइज भी करते हैं कि इन्होंने पिछले स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, किस विचारधारा पे ये लोग काम करते हैं, तो उसके बारे में काफी पढ़ते हैं लोग यहाँ पे। और पढ़ाई करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी आइडियोलॉजी को अगर जानना चाहोगे तो उसकी पूरी उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजिकल जो मूरिंग्स है या उनका जो दृष्टिकोण है वो सब आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपना एक निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है सामने अगर हम रखें तो उसके चलते ही जो है यहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका नहीं हो पाया है। हालांकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि संगठनात्मक रूप से वो बहुत शक्तिशाली है केरला के अंदर भी, लेकिन उसको जो है वो एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रल उसमें जो है संघ परिवार के जो राजनीतिक संगठन है, चाहे बीजेपी हो या कोई और संगठन हो, वो उसको उसमें तब्दील नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन उनकी भी एक चीज माननी पड़ेगी। हम तो हिमाचल से देखते आ रहे हैं कि कितने जो है वो लगातार लगे रहते हैं। मुझे याद है हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे वहां पे शाखाएं लगती थी, हालांकि 2-3 लोग हुआ करते थे, वो कुछ एक दफ्तरों में काम करते, कुछ एक, तो वो 2-3 लोगों से जो है वो धीरे धीरे अपना काम चलाते रहते हैं। कभी भी वो चाहे जो भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनको ये मानना पड़ेगा कि जो इनके प्रचारक है वो लगे रहते हैं। वो कई सालों साल दशकों से काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और वो सारा काम जो है बाहर नजर नहीं आता, लेकिन अंदर जो है वो बड़ा नेटवर्किंग उनकी काफी क्या कहते हैं मजबूत है। और वो मेरे ख्याल से उनकी आइडियोलॉजिकल प्रेरणा है उसके पीछे कि उस उनको जो है संगठन को मजबूत करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना है। तो इसीलिए वो समाज के हर तबके के बीच में काम करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस जैसा संगठन आपको पता है कि बहुत ही फैला हुआ संगठन है, वो इस तरह से जो है कार्डर बेस्ड रूप से काम नहीं करता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है जब उनको भी थोड़ा सा इस तरीके से एक वॉलंटियर, बिल्कुल वॉलंटियर जिसको कहते हैं, जैसे न्याय योद्धा जो राहुल गांधी ने नाम दिया, वो चीजें बहुत जरूरी है। न्याय योद्धा जो उसको सड़क पे उतरना पड़ेगा, और हो सकता है सालों दशकों काम करना पड़ेगा लगातार, तभी जो है वो ऐसे संगठनों का मुकाबला आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली कर पाएंगे। जी, जी, जी। अ, यूँ ही नहीं, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि यूँ ही नहीं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ना-लिखना ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। पढ़ा-लिखा आदमी का विचार खुलते हैं, पढ़े-लिखे आदमी का पूरा विज़न खुल जाता है। अब समझ में आता है कि बुजुर्ग पढ़ने-लिखने पर इतना ज़ोर क्यों देते थे। और गिलुस्टर भाई ने अभी बताया ना कि पढ़े-लिखे होने की वजह से किन विचारधाराओं को किस मापदंडों पर तोला जा सकता है, ये आपका विज़न क्लियर होता है। ख़ैर, गिलुस्टर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज फिर वक़्त निकाला हमारे लिए, ये आरएसएस और दक्षिण की लड़ाई के बीच का सारा तामझाम समझाया, इसका विज़न क्लियर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया, जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।